गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा नाम निशांत स्वराज हुआ और आप देख रहे हैं रोजगार का जुगाड़ क्लासेस, जहां आपको सरकारी नौकरी का मिलता है सबसे आसान और सबसे बेहतरीन तरीका। डिजिटल बोर्ड में कुछ ग्लिच यानी कुछ खराबी आ जाने के कारण टेक्निकल टीम को बुलाया गया, जिसके कारण 3-4 दिन आपका लेट हो गया है। उसके लिए माफी मांगना चाहता हूँ। लेकिन अब डिजिटल बोर्ड पूरी तरह कंडीशन में है। वारंटी पीरियड में था, इसलिए कोई दिक्कत नहीं हुआ है। तो इसीलिए 5-6 दिन या 4-5 दिन जो है वो आपका लेट हो गया है। तो बिना समय को बर्बाद किए करेंट अफेयर क्लास आज स्टार्ट करते हैं। आज का जैसा कि डेट आपको नजर आ रहा है, आज का जो डेट है वो आपका 16 अक्टूबर है। तो 16 अक्टूबर यानी आज और कल यानी 15 अक्टूबर का जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं देश दुनिया में घटी है, उससे अगर हिस्ट्री का सवाल आता है वो समझाया जाएगा, पॉलिटिक्स सवाल आता है वो समझाया जाएगा, या स्ट्रैटेजी का सवाल आता है वो आपको समझाया जाएगा करंट अफेयर के माध्यम से। यानी करंट अफेयर क्लास सिर्फ करंट अफेयर नहीं, ये एक तरह का पैकेज है, कंप्लीट पैकेज है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो कुछ कुछ जानकारी आपको देखने को मिलता है। इसलिए कोशिश करें कि करंट अफेयर क्लास कभी स्किप ना करें, डेली करें। अब वीडियो डेली अपलोड किया जाएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। अब स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। पहला करंट अफेयर ही बहुत अच्छा है। पहला करंट अफेयर ही बहुत अच्छा है। सवाल है आपका 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। 2025 का साहित्य यानी लिटरेचर, यानी जो भी व्यक्ति किताब लिखता है, चाहे वो इतिहास पे लिखे, विज्ञान पे लिखे, कोई भी किताब लिखता है तो उसे साहित्य कहते हैं। 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो एनी एरॉन, हांगकांग, सलमान रुश्दी और लास्जो क्रैश ना होरकाई। तो इतना लंबा नाम है, तो इसका जो आंसर होगा वो है लास्जिलो। लास्जिलो। तो सर कभी कभी क्या है, लंबा लंबा नाम जो ना वो याद करने में सबसे आसान होता है, और कभी कभी छोटा जो नाम है वो इतना आसान रहता है कि कभी कभी दिमाग से निकल जाता है। तो 2025 का साहित्य यानी लिटरेचर का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है वो है लास्जिलो को। तो ये जो इनका संबंध अगर देखा जाए, इनका संबंध जो है वो हंगरी से है। इनका संबंध जो है वो एक देश है, यानी ये जो लेखक लेखिका हैं वो किस देश से संबंधित है, वो हंगरी से हैं। और हंगरी की राजधानी अगर देखा जाए, हंगरी की राजधानी अगर देखा जाए तो बुडापेस्ट है। वो कौन है, वो है बुडापेस्ट। और बुडापेस्ट जो है वो आपका डेन्यूब नदी के किनारे है। डेन्यूब नदी के किनारे है। कौन सा, बुडापेस्ट। तो इस बार जो 2025 का साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार मिला है उसका नाम है लास्टलो। पूरा नाम आपको याद करने की जरूरत नहीं है, लास्टलो याद रखे। और किस देश की हैं, तो हंगरी की हैं। किस देश की हैं, तो हंगरी की हैं। और हंगरी की राजधानी क्या है, बुडापेस्ट। और बुडापेस्ट किस नदी किनारे है, वो डेन्यूब नदी किनारे है। अगर डेन्यूब नदी का खासियत का बात करें, डेन्यूब नदी का खासियत बहुत बेहतरीन है सर। आपको पता है विश्व में यह नदी 10 देशों से होकर गुजरती है। 10 देशों से होकर गुजरती है। तो इस तरह आपको पता है डेन्यूब नदी जो है मॉडर्न इंडिया, विश्व भूगोल का एक महत्वपूर्ण सवाल रखता है कि विश्व की सर्वाधिक देशों से बहने वाली नदी कौन है। विश्व की सर्वाधिक देशों से बहने वाली नदी कौन है, वो है डेन्यूब नदी। कितने देशों से बहती है, 10 देशों से बहती है। और 10 देश जो है वो यूरोप के हैं, यूरोप महादेश के हैं। तो सर्वाधिक देशों से बहने वाली विश्व की नदी कौन है, वो है डेन्यूब नदी। वो कितने देशों से गुजरती है, वो 10 देशों से गुजरती है। उसमें 10 देश का नाम है आपका हंगरी। और याद रहे, ये यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ये यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी नदी है, लंबी नदी है। कौन, डेन्यूब। तो आज का पहला सवाल आया करंट अफेयर का आपका, या स्ट्रैटेजी का। तो कमेंट सेक्शन में आपको जवाब देना है कि यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन है। तो दूसरी सबसे लंबी नदी तो डेन्यूब आपको बता दिया गया है। कमेंट सेक्शन में आपको जवाब देना है कि यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो मेरा सवाल था साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, वो है लास्लो को, जो कि हंगरी की थी। और राजधानी क्या है, बुडापेस्ट। अगर ये साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है तो कोई ना कोई तो महत्वपूर्ण किताब लिखी होंगी, कोई ना कोई तो महत्वपूर्ण किताब लिखी थी। इनका जो सबसे फेमस किताब है, इनका जो सबसे फेमस किताब है उसका नाम है संता टैगो। संता टैगो इनका जो सबसे फेमस किताब है। किताब तो इन्होंने 5-6 किताब लिखा था, लेकिन जो सबसे फेमस जो बुक है वो है संता टैगो। संता टैगो। इस पे वेब सीरीज बन चुका है, इस पर मूवी बन चुका है। तो अगर सवाल आता है कि साहित्य नोबेल पुरस्कार लास्लो को मिला, तो उनकी जो सबसे प्रसिद्ध रचना है उसका नाम क्या है, संता टैगो। और आपको पता है सर कि जो नोबेल पुरस्कार है हर साल कब मिलता है, हर साल मिलता है 10 दिसंबर को। हर साल मिलता है 10 दिसंबर को। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, और आपको बताया गया है एक
और क्लास लिया गया था नोबेल पुरस्कार पे, वो हुआ 1901 में। तो साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार मिला, इस बार मिला लास्लो को। तो क्या किसी भारतीय को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला? तो इसका जवाब है हाँ, रविन्द्रनाथ टैगोर को। रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। साहित्य का नोबेल प्राइज मिला था। नोबेल प्राइज मिला था। और ये कब मिला था? 1913 में। 1913 में। किस पुस्तक के लिए? अगर साहित्य है यानी कोई ना कोई किताब लिखा होगा, और उस पुस्तक का नाम था गीतांजलि। उस पुस्तक का नाम था गीतांजलि। यानी अभी तक इकलौते हैं सर, फिजिक्स के क्षेत्र में 2 को मिल चुका है, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में 2 को मिल चुका है। आपका साहित्य के क्षेत्र में इकलौता इंसान, इकलौता भारतीय जिनको मिला है वो है रविन्द्रनाथ टैगोर। ये नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे। पहले भारतीय, साथ साथ ये पहले एशियाई मूल के भी व्यक्ति थे। यानी एशिया के पहले व्यक्ति थे जिनको ये नोबेल प्राइज मिला था। उसका नाम क्या है? रविन्द्रनाथ टैगोर। किस क्षेत्र में मिला? साहित्य के क्षेत्र में मिला। और कौन सी पुस्तक लिखी थी? गीतांजलि लिखी थी। कब लिखी थी? कब इनको मिला था? ये जो पुरस्कार मिला था वो 1913 में मिला था। तो कमेंट सेक्शन में एक और सवाल का जवाब देना है आप लोग को कि अभी जो है नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता है वो 6 क्षेत्र में दिया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए जब 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, उस समय केवल 5 क्षेत्र में दिया जाता था। उस समय केवल 5 क्षेत्र में दिया जाता था। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा किस वर्ष की गई? यानी जो छठा और आखिरी है जिसमें नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई, वो घोषणा किस वर्ष की गई? यानी आपके आज कमेंट सेक्शन में आपको 2 सवाल का जवाब देना है। यूरोप की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए, और आपको ये बताना है कि अर्थशास्त्र जो है वो सबसे बाद में जोड़ा गया, क्योंकि पहले 5 क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिलता था, लेकिन वर्तमान में 6 क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिलता है। तो अर्थशास्त्र को नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा किस वर्ष की गई? किस वर्ष की गई? तो आज का ये डिस्कशन जो है, पहला सवाल अच्छे से देख लीजिए, फिर से हम रिकॉल करते हैं। फिर से ये सवाल को हम रिकॉल करते हैं। सवाल है, वर्ष 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? लास्ला को दिया गया। पूरा नाम याद करने की जरूरत नहीं है। किस देश की थी? हंगरी की। राजधानी का नाम क्या है हंगरी का? बुडापेस्ट। किस नदी किनारे है? डेन्यू नदी किनारे है। विश्व में यह नदी 10 देशों से गुजरती है और यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। तो कमेंट सेक्शन में बताना था यूरोप की पहली सबसे लंबी नदी कौन है। इनकी जो प्रसिद्ध रचना है संता टेगो है। और नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता है हर साल कब दिया जाता है? 10 दिसंबर को दिया जाता है। और नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1901 में हुई। और इकलौते भारतीय जिनको साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है उनका नाम है रविन्द्रनाथ टैगोर। कब मिला है? 1913 में मिला है। और किस पुस्तक के लिए मिला है? गीतांजलि के लिए मिला है। उम्मीद करते हैं ये सवाल समझ में आया होगा। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, पीडीएफ भेज दिया जाएगा, उसके लिए टेंशन ना लें। एक बार ये क्वेश्चन को आप लोग देख लें। चलिए, तो उम्मीद करते हैं इसका डिस्कशन समझ में आया होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगला सवाल। अब हम बढ़ते हैं अगला सवाल। इंडियन मोबाइल कांग्रेस, देखिए सर यहाँ कांग्रेस का जो संबंध है ना, वो कांग्रेस का संबंध पार्टी से नहीं है। कांग्रेस का यहाँ पर संबंध होता है सम्मेलन। क्या होता है? सम्मेलन। कांग्रेस का मतलब सिर्फ एक पार्टी से नहीं हो। तो भारत में ना कांग्रेस एक पार्टी का नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। लेकिन कांग्रेस का अगर गूगल डिक्शनरी भी कीजिएगा, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में कीजिएगा, तो वो कांग्रेस का अर्थ होता है सम्मेलन या कॉन्फ्रेंस। सम्मेलन या कॉन्फ्रेंस। अब इसका पूरा नाम है इंडिया मोबाइल कांग्रेस। पूरा नाम है इंडिया मोबाइल कांग्रेस। 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया? यानी मोबाइल जो है वो आपको पता है सर, इंसान के लिए तकनीक की दुनिया में एक नया चीज है। तकनीक की दुनिया में एक नया चीज है। कौन? मोबाइल। और मोबाइल का इस्तेमाल धीरे धीरे क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। उसका तकनीक में विकास हो रहा है। पहले नोकिया का कीपैड का फोन हुआ करता था, लेकिन आज क्या है? एंड्रॉइड वर्जन हो गया है, आईओएस वर्जन एप्पल का आ गया है, और नया वर्जन अपलोड होते रहता है, अपग्रेड होते रहता है। तो भारत में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के नाम से एक सम्मेलन हुआ, ताकि मोबाइल के तकनीक में क्या हो, कदम से कदम मिला के दुनिया के साथ चला जा सके। मोबाइल के तकनीक में आईफोन इतना अपग्रेड करता है, वहीं गूगल अपना फोन नया अपलोड करता है, वहीं एंड्रॉइड सैमसंग अपना अपलोड करता है, लेकिन भारतीय जो मोबाइल कंपनी है आज भी उस सब कंपनी के मुकाबले में कुछ नहीं है। तो नए मोदी ने इस इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन जो किया था वो किया था नई दिल्ली में। वो क्या कहाँ किया था? वो नई दिल्ली में किया था। और किसके द्वारा ये आयोजन किया गया? ये किया गया नरेंद्र मोदी के द्वारा। नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। यानी आप बोल सकते हैं इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 का उद्घाटन कहाँ हुआ? वो हुआ नई दिल्ली में। और किसके द्वारा किया गया? वो नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। और इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? मोबाइल के तकनीक में विकास करना, विभिन्न देशों के साथ कंधे से कंधे मिला के चलना, ताकि भारत जो है मोबाइल क्षेत्र में क्या हो जाए? आत्मनिर्भर हो जाए।
और आईफोन का जो सारा पार्ट्स है वो भारत में बनता है, लेकिन आईफोन जो कंपनी है वो तो यूएस की कंपनी है, वो मुनाफा कहाँ भेजेगा, अपने देश में भेजेगा, भले वो पार्ट जो है वो मेड इन इंडिया कहलाए। लेकिन नए मोदी इस कॉन्फ्रेंस में ये बोलते हैं कि अब समय आ गया है कि भारत मोबाइल की दुनिया में भी क्या हो पाए, आत्मनिर्भर हो पाए। अब तो देखने में दिलचस्प होगा कि मोबाइल क्षेत्र में भारत का कौन कंपनी जो है वो सैमसंग या आईफोन का मुकाबला कर सकता है, या कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो ये सवाल यही था, ये सवाल यही था। और इसका थीम जो था, जो मोबाइल इंडिया मोबाइल कांग्रेस जो हुआ है उसका जो थीम था, थीम बड़ा प्यारा है, इनोवेट, इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म। आपको पता है ऐसे इनोवेट मतलब क्या करना, नया करना, और ट्रांसफॉर्म मतलब बदलाव, यानी बदलाव के लिए कुछ नया करना, बदलाव के लिए कुछ नया करना, यही है। तो ये सवाल बड़ा आसान सवाल था। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 का उद्घाटन कहाँ हुआ था, वो हुआ था नई दिल्ली में हुआ था। किसके द्वारा किया गया था, नए मोदी के द्वारा किया गया था। इसका थीम क्या था, इनोवेट टू ट्रांसफर। और इंडिया मोबाइल कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था कि मोबाइल की दुनिया में, ये मोबाइल की तकनीक की दुनिया में बदलाव कैसे किया जा सकता है जिसमें भारत जो है वो आत्मनिर्भर बन पाए। सैमसंग जो है वो साउथ कोरिया कंपनी है, आईफोन जो है वो आपका यूएसए कंपनी है, हुआई जो कंपनी है जैसे आपका रियलमी है, ओप्पो है, वो चाइना कंपनी है। तो इतना बड़ा बड़ा देश के साथ अगर कंपटीशन करना है तो भारत को भी मोबाइल सेक्टर में आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये हो गया आज का दूसरा सवाल। अब आते हैं तीसरा सवाल, अब आते हैं तीसरा सवाल। हाँ, इस सवाल में थोड़ा सा मिसप्रिंट है तो उसको हम सुधार लेते हैं। यहाँ एस होगा, यहाँ पर क्या होगा, एस होगा। क्या होता है इसका अर्थ समझा देते हैं, उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, अब सवाल आते हैं, आईसीजीएस अक्षर को नौसेना में कहा शामिल किया गया है, यानी नौसेना, तो नौसेना में यानी बात कर रहा है पानी का, और अक्षर जो है वो एक तरह क्या है, जहाज है, एक तरह क्या है, जहाज है। अब सवाल आता है सर आईसीजीएस का पूरा नाम क्या है, आईसीजीएस का पूरा नाम क्या है, इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन कोस्ट गार्ड शिप। चलिए, भारतीय तट रक्षक जहाज अगर हिंदी कहा जाए तो इसका हिंदी होता है भारतीय तट रक्षक जहाज, ये है सर। तो आईसीजीएस का पूरा नाम आपको समझ में आ गया, इंडियन कोस्ट गार्ड शिप, यानी अक्षर जो है वो एक तरह का क्या है, जहाज है, जो भारतीय नौसेना के द्वारा शामिल किया गया। अब सवाल आता है इसको शामिल कहाँ किया गया, इसको शामिल कहाँ किया गया, गोवा, चेन्नई, पुदुचेरी, मुंबई। तो इसका जो आंसर है वो है आपका पुदुचेरी, इसका जो आंसर है पुदुचेरी है। यानी भारत सरकार ने आपका इंडियन कोस्ट गार्ड शिप के साथ मिलकर एक जहाज तैयार किया गया है ताकि नौसेना का निगरानी रखा जा सके। कोई भी जहाज आसपास अगर हो तो उसको खत्म करने के लिए, उसका जांच करने के लिए एक भारत के पास एक अपना जहाज होना चाहिए। तो वो जहाज का नाम क्या है, अक्षर। तो अगर आपसे सवाल में एग्जाम में आता है कि हाल ही में अक्षर जो है वो चर्चा में रहा था, तो अक्षर क्या है, तो एक मिसाइल का नाम है, एक एआई का नाम है, और एक नौसेना जहाज का नाम है। तो क्या है, एक नौसेना जहाज का नाम है जिसको शामिल किया गया कहाँ, पुदुचेरी में, जिसको कहाँ शामिल किया गया, पुदुचेरी में शामिल किया गया। और किस संस्था के द्वारा शामिल किया गया, इंडियन कोस्ट गार्ड शिप। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि इसका काम क्या होगा, भारतीय तट रक्षा, यानी जितना भी भारत का समुद्र है गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक, वो सब क्या करना, निगरानी कर रखना। और कौन सा जहाज शामिल किया गया, अक्षर को। कहाँ शामिल किया गया, पौंडीचेरी को। और ये अक्षर जो जहाज है, ये अक्षर जो जहाज है वो बनाया गया, जहाज यानी शिप जो है वो बनाया गया आपका गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया गया, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। ये जो जहाज है आईसीजीएस अक्षर, ये बनाया किसके द्वारा, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया गया। अगर हम बात करें पुडुचेरी का, अगर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं पुडुचेरी का, तो आपको पता है सर पुडुचेरी पर फ्रांसीसी कब्जा था। अगर इतिहास देखें, अगर इतिहास देखें तो पुडुचेरी किसकी राजधानी थी, फ्रांसीसी की राजधानी थी। यानी जब फ्रांस भारत आए थे उनकी राजधानी कौन थी, पुडुचेरी। पुडुचेरी को फ्रांस ने कब आजाद किया, वो है 1954 में। कब आजाद किया, 1954 में। यानी पुडुचेरी पे कब्जा किसका था, फ्रांसीसियों को। और पुडुचेरी को भारत में कब शामिल किया, 1954 में शामिल किया गया। हमेशा याद रखिएगा सर, कब शामिल किया गया, 1954 में शामिल किया गया। अगर भारतीय तट रक्षक का बात करें,
भारतीय तट रक्षक का बात करें तो ये एक संगठन है जिसकी स्थापना की गई थी आपका 1978 में। ये एक संगठन है और इस संगठन का मुख्य काम क्या है कि भारतीय तट सीमा का क्या करना, रक्षा करना। जैसे बीएसएफ, जैसा कि नाम है बीएसएफ, बीएसएफ का पूरा नाम क्या है देखिए, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, यानी भारत की सीमा जहां जहां विदेशी सीमा से लगती है उसको सुरक्षा प्रदान करना, इसलिए इसका नाम क्या है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ। उसी तरह भारतीय तट रक्षक, भारतीय तट का निगरानी करने के लिए कौन है, इंडियन कोस्ट गार्ड है, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1978 में हुई थी। और आईसीजीएस अक्षर को नौ से नाम शामिल किया गया, कहां, पुदुचेरी में शामिल किया। और ये जो अक्षर नामक जहाज है वो किस कंपनी के द्वारा बनाया गया, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया गया। और पुदुचेरी किसकी राजधानी थी, फ्रांसीसी राजधानी थी 1954 में। ठीक है, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए सर कि देखिए आपको पुदुचेरी के बारे में बताते हैं, पुदुचेरी के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें, अगर हम यहाँ पे देखें तो ये आपका है आंध्र प्रदेश, ये क्या है आपका आंध्र प्रदेश है। ये आपका जो है ये आपका तमिलनाडु है, ये आपका क्या है तमिलनाडु, टीएन कर देते हैं। और ये जो है आपका केरल है। आपको पता है कि पुदुचेरी के पास 4 जिला है, जैसे बिहार के पास कितना जिला है, 38 जिला है, उसी तरह पुदुचेरी के पास 4 जिला है। कौन कौन, पुडुचेरी, करिकल, करिकल, यनम और माहे। ये 4 जिला आता है कहां, पुदुचेरी में। तो इस पुदुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है और पुदुचेरी की राजधानी क्या है, पुदुचेरी है। और पुदुचेरी में टोटल कितना जिला है, 4 जिला है। कौन कौन, पुदुचेरी, करिकाल, यनम और माहे। और जानते हैं इसका खासियत क्या है, ये 4 जिला की सीमा एक दूसरे से टच नहीं करती है। यानी आप सोच सकते हैं कि बिहार में 38 जिला है और 38 जिला की सीमा एक दूसरे से टच नहीं करती, ऐसा हो नहीं सकता है। सब जिला एक दूसरे से टच करता है, लेकिन भारत का इकलौता केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें 4 जिला है और 4 जिला जो है उसकी सीमा एक दूसरे से टच नहीं करती है। और ऊपर से ये 4 जिला जो है वो 3 राज्य में है। एक है कहाँ, आंध्र प्रदेश में, 2 है तमिलनाडु में और केरल में है 1। जैसे कौन कौन है तो देख लेते हैं, कौन कौन है तो देख लेते हैं। तमिलनाडु में है पुडुचेरी, पुडुचेरी, और तमिलनाडु में ही है करिकल, करिकल। वहीं अगर आंध्र प्रदेश का बात किया जाए तो आंध्र प्रदेश है ये आपका यनम में, और केरल जो है केरल में है माहे। केरल में क्या है, माहे। यानी पुदुचेरी का 4 जिला 3 राज्य में स्थित है, 3 राज्य में स्थित है। जैसे तमिलनाडु में है पुदुचेरी, करिकल, आंध्र प्रदेश में है यनम और केरल में है वो है माहे। तो आपके एग्जाम में आता है कि पुदुचेरी का जो जिला है किस राज्य में स्थित नहीं है, पुदुचेरी का जिला जो 4 जिला है वो किस राज्य में स्थित नहीं है। ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी केरल। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है कर्नाटक। क्योंकि तमिलनाडु में तो पुदुचेरी करिकल है, आंध्र प्रदेश में यनम है और केरल में क्या है, माहे है, लेकिन क्या कर्नाटक में है, नहीं है। तो ये खासियत है किसका, पुदुचेरी का। तो आज का सवाल क्या था, आईसीजीएस अक्षर को नौसेना में कहां शामिल किया गया। तो आईसीजीएस का पूरा नाम क्या हो गया, इंडियन कोस्ट गार्ड शिप, यानी एक तरह का ये जहाज है जो समुद्र की निगरानी रखता है, जो समुद्र की निगरानी रखेगा। ये आत्मनिर्भर भारत में एक और कदम है, क्योंकि ये भारतीय कंपनी द्वारा बनाया गया जिसका नाम क्या था, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। और इसको कहां शामिल किया गया, इसको पुदुचेरी में शामिल किया गया। अगर पुदुचेरी का इतिहास बता दें तो पुदुचेरी पर कब्जा किसका था, फ्रांसीसियों का कब्जा था। और फ्रांसीसी ने पुदुचेरी को कब आजाद किया, 1954 में आजाद किया। अब पुदुचेरी के पास कितना जिला है वर्तमान में, एक पुदुचेरी, दूसरा करिकल, तीसरा यनम और चौथा माहे। और याद रखना है सर, ये चारों जिला एक दूसरे से टच नहीं करता है। और सिर्फ इतना बड़ा बात नहीं है, ये जो है ये 4 जिला है वो 3 राज्य में स्थित है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो देखिए सर, ये तो करंट अफेयर हो गया, प्लस पुदुचेरी जो है आपका फ्रांसीसी कब्जे में था, ये हिस्ट्री हो गया। फिर आपका आया आपका ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, कि पुदुचेरी जो है उसमें 4 जिला है और कितने राज्यों में है, 3 राज्यों में स्थित है। यानी करंट अफेयर के साथ हिस्ट्री भी हुआ, करंट अफेयर के साथ ज्योग्राफी भी हुआ। तो इस सवाल को आराम से देख लीजिए, बहुत सारा प्रीवियस सवाल समेटे हुए हैं, बहुत सारा प्रीवियस सवाल समेटे हुए हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं चौथे नंबर सवाल पर। अब हम आगे बढ़ते हैं, अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस यानी इंटरनेशनल वुमेन चाइल्ड डे, अगर इंग्लिश में बात करें तो इंटरनेशनल इंटरनेशनल चिल्ड्रन डे, ये बोल रहा है।
तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो आप लोग आंसर देने की कोशिश करें कि कब मनाया जाता है। तो इसका जो आंसर है वो आपका है 11 अक्टूबर। इसका जो आंसर है वो है 11 अक्टूबर, यानी अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। तो सर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस का मुख्य उद्देश्य क्या होता होगा कि जो लड़कियां हैं उसके महत्व को समझा जाए, केवल पुरुष प्रधान देश ना बनाया जाए, बालिका का, लड़कियों का भूमिका समाज में क्या होगा क्या नहीं होगा उसको बताया जाए। ये सब महत्व बताने के लिए हर साल 11 अक्टूबर को मनाया जाता है क्या? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। और इस बार जो थीम था अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस का, थीम क्या था? बड़ा प्यारा थीम है। थीम था द गर्ल्स आई एम, द गर्ल्स आई एम, द चेंज आई लीड, द चेंज आई लीड। ये आपका थीम है किसका? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, जो कब मनाया जाता है? 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। और सवाल आता है सर इसकी मनाने की शुरुआत कब हुई? तो संयुक्त राष्ट्र ने इस दिवस मनाने की घोषणा की 2012 में। कब घोषणा की? 2012 में घोषणा की। तो आपको बस ये याद रखना है। तो बहुत बड़ा सवाल नहीं था। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 11 अक्टूबर। थीम क्या था इस बार अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस का? तो द गर्ल आई एम, द चेंज आई लीड। और किस संगठन के द्वारा घोषणा किया गया? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा घोषणा किया गया। और कब घोषणा किया गया? 2012। यानी 2012 से पहले अगर पढ़ते करंट अफेयर तो 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के नाम से कोई दिवस मनाया नहीं जाता था, क्योंकि इसकी शुरुआत कब हुई? 2012 में ही हुई। तो उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम अगला क्वेश्चन की ओर। आराम से इस सवाल को देखिए, आराम से सवाल देखिए। हाँ, तो अगर मेरे से पूछा जाए कि सर आज जो 8 करंट अफेयर पढ़ेंगे उसमें सबसे महत्वपूर्ण सवाल क्या होगा, तो हम आंख बंद करके बोलेंगे पीएम सेतु योजना। ये नए मोदी पीएम तो समझ में आ गया, प्रधानमंत्री हो गया। और सेतु क्या है थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। सेतु क्या है समझ में आ जाएगा। तो प्रधानमंत्री सेतु योजना का शुभारंभ कब हुआ? ये आज का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर आप करंट अफेयर पढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं से, अगर ये सवाल आपको करंट अफेयर में नहीं आया है तो दिक्कत है। अगर आया होगा तो आप पक्का भूल गए होंगे, लेकिन चलिए हम याद दिलाते हैं। प्रधानमंत्री सेतु योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो इसका जो आंसर है वो है 4 अक्टूबर 2025। 4 अक्टूबर 2025। याद करना तरीका कितना है? सेतु में इंग्लिश में कितना वर्ड है? 4, SETU। तो आप याद रख सकते हैं 4 अक्टूबर 2025 को पीएम सेतु योजना आरंभ किया गया। अब ये है क्या सर? अब ये है क्या है? खासकर आपको पता है सर यहाँ का युवा के साथ क्या है, वो ग्रेजुएशन करता है, ग्रेजुएशन में कॉलेज में पढ़ाई नहीं होता है, बीटेक करता है, बीटेक के कॉलेज में पढ़ाई नहीं होता है, कहीं से भी इंजीनियरिंग कर लेता है। जब प्लेसमेंट का बारी आता है तो इंटरव्यू में उसको कुछ आता नहीं है, क्योंकि कॉलेज में कुछ पढ़ाया नहीं गया है। यानी 4 साल जो उसने कॉलेज में बिताया है वो पूरी तरह क्या बिताया? फर्जी तरीके से बिताया। ना कॉलेज में पढ़ाई हुआ, ना ही उसने कभी पढ़ने की कोशिश की। जिसके कारण क्या है, आपके पास डिग्री तो है, इसलिए आपके पास क्या है? रोजगार नहीं है। यानी शिक्षा में, भारतीय शिक्षा में क्या है? गुणवत्ता नहीं है। गुणवत्ता ना होने के कारण लोग ITI करके बैठे हुए हैं, बीटेक करके बैठे हुए हैं, MBS करके बैठे हुए हैं, लेकिन उसके पास रोजगार नहीं है। और फिर सरकार को बोलेगा रोजगार नहीं है। सर आप जिस कॉलेज से पढ़े हैं, जिस कॉलेज से ITI किए हैं, जिस कॉलेज से MBS किए हैं, वहां बढ़िया पढ़ाई होता ही नहीं था, जिसके कारण आपको रोजगार नहीं हुआ। इसी कारण नए मोदी ने पीएम सेतु योजना आरंभ किया। ये योजना जो है वो नई दिल्ली से आरंभ किया गया है, नई दिल्ली से आरंभ किया गया है। और इसमें 60,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। 60,000 करोड़। यानी पीएम सेतु योजना के तहत नए मोदी ने, भैया भारत सरकार ने कितना रुपए फंड दिया है? 60,000 करोड़ फंड देने की घोषणा की है। अब ये फंड की घोषणा है क्या? तो आपको पता है सर ITI, आप नाम सुने होंगे, आप नाम सुने होंगे ITI का। अगर पूरा नाम देखा जाए तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होता है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होता है। अगर हिंदी में कहा जाए तो हिंदी में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, प्रशिक्षण संस्थान। आपको पता है सर रेलवे के लिए आपको ITI की डिग्री चाहिए, रेलवे के लिए ITI की डिग्री चाहिए, वही ITI की बात कर रहा है। तो पीएम सेतु योजना के तहत कब लागू किया गया पहले बताइए? 4 अक्टूबर 2025 को। और कितना रुपया आवंटन किया गया? 60,000 करोड़ आवंटन किया गया। अब इसमें होगा क्या? तो भारत सरकार का लगभग 1000 ITI को मॉडर्न बनाया जाएगा, आधुनिक बनाया जाएगा,
ताकि यहाँ पढ़ने वाले बच्चों को डायरेक्ट प्लेसमेंट हो, ताकि यहाँ पढ़ने वाले बच्चों को डायरेक्ट प्लेसमेंट हो। तो 1000 आईटीआई को चुना गया है और पीएम सेतु के तहत इसको कितना रुपए फंड दिया जाएगा, 60,000 करोड़ फंड दिया जाएगा, ताकि पहले से तुलना में इसमें ट्रेनिंग बेहतर हो, यहाँ स्किल पढ़ाया जाए, यहाँ पे गुणवत्ता वाला टीचिंग पढ़ाया जाए, ताकि आईटीआई करने के बाद उसको सीधे प्लेसमेंट हो, आईटीआई करने के बाद उसको सीधे प्लेसमेंट हो। तो सर पीएम सेतु योजना का शुभारंभ कब हुआ, केवल ये आपको ये याद रखना है। पीएम सेतु योजना के तहत कितना करोड़ रुपया आवंटन करने की घोषणा की गई, 60,000 करोड़। पीएम सेतु योजना का शुभारंभ कब हुआ, वो है नई दिल्ली, कब हुआ तो 4 अक्टूबर को। वो कहां से हुआ, नई दिल्ली से हुआ। पीएम सेतु योजना का संबंध किस क्षेत्र के विकास के है, मेडिकल है, इंजीनियरिंग है या आईटीआई है, जल्दी बताइए, आईटीआई है। फिर पूछेगा पीएम सेतु योजना के तहत कितना आईटीआई को लाभ पहुंचेगा, 500 आईटीआई, 5000 आईटीआई, 1000 आईटीआई, 2000 आईटीआई, तो है 1000 आईटीआई। यानी आईटीआई को फिर से सुधारा जाएगा, यहाँ कौशल शिक्षा दिया जाएगा, यानी जो एजुकेशन दिया जाएगा उस लेवल का दिया जाएगा कि आप पढ़ते पढ़ते यहाँ से नौकरी ले पाए। लेकिन वर्तमान में क्या है, जितना भी व्यूअर है या जितना भी आसपास हम देखते हैं उसके पास क्या है, आईटीआई में केवल ट्रेड ले लिया, इलेक्ट्रॉनिक्स ले लिया, केवल ले लिया, पढ़ना लिखना नहीं है, बस 2 साल का डिग्री आपके हाथ में आ जाता है, रेलवे का कोई फॉर्म आया, भट से भर दिया। तो बताइए वो रेलवे के बदौलत कि रेलवे में बस आईटीआई डिग्री चाहिए, बस वहां भर दो, अब आया कि नहीं आया वो अलग बात है। तो पीएम सेतु योजना एक शिक्षा के क्षेत्र में बेजोड़ योजना है। अब क्रियान्वयन कितना मुश्किल से होता है या सच में इसका लाभ आम विद्यार्थी को मिलता है कि नहीं मिलता है, ये देखना दिलचस्प होगा। तो पीएम सेतु योजना का शुभारंभ कब हुआ, 4 अक्टूबर 2025 को हुआ। कहां से हुआ, नई दिल्ली से हुआ। कितना हजार करोड़ रुपया आवंटन किया गया, 60,000 करोड़। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि 1000 आईटीआई को कौशल युक्त बनाना है, ट्रेनिंग देना है, वहां नया नया तकनीक वहां प्रोवाइड करवाना है 1000 आईटीआई को। और आईटीआई पूरा नाम क्या है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, हिंदी में कहते हैं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। तो ये सवाल को देख लीजिए, आज का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यही है, आज का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यही है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, हम अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस अगर इंग्लिश में बात किया जाए, अगर इंग्लिश में बात किया जाए इसका इंग्लिश में नाम क्या होगा, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। ये कब मनाया जाता है, जिससे इससे पहले हमने पढ़ा था अंतरराष्ट्रीय या विश्व बालिका दिवस, विश्व बालिका दिवस। उसी तरह यहाँ पढ़ रहे हैं विश्व बालिका दिवस कब था, 11 अक्टूबर को था। तो यही विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका जो आंसर है वो है 10 अक्टूबर। उसका जो आंसर है वो क्या है, 10 अक्टूबर है। अब सवाल आता है सर विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस का अर्थ क्या है। अब देखिए सर, आजकल आसपास जब देखते हैं, अगर आसपास आप देखते हैं कोई इंस्टाग्राम में किसी को सक्सेस को लेकर परेशान है, कोई घर में है तो माँ बाप का बनता नहीं है, बगल में परिवार का बनता नहीं है, या कोई लड़की सड़क से पढ़ने जाती है तो उनको छेड़छाड़ कर दिया जाता है। तो एक तरह का क्या है, मानसिक प्रताड़ना, मेंटल हेल्थ जो है उनका एकदम खराब हो गया है। आज के डेट में या भविष्य में होने वाली सबसे बड़ी बीमारी है वो कौन है, मेंटल हेल्थ। यानी फिजिकल हेल्थ तो सही है लेकिन मानसिक वो कहीं ना कहीं टेंशन में रहता है, डिप्रेशन में रहता है। आज एक कोई एग्जाम नहीं निकलता है, डिप्रेशन में चला गया। आज बॉयफ्रेंड मना कर दिया है, गर्लफ्रेंड मना किया तो डिप्रेशन में चला गया। अब सोच रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है, कभी ई कर दे, कभी वो कर दे, कभी वो कर दे, कभी वो कर दे। तो ये जो प्रॉब्लम है वो क्या है, मेंटल है, वो फिजिकल नहीं है, वो मेंटल है। और आज की डेट में सर बहुत इंसान के पास बहुत कुछ है बोलने का, अंदर में एक तरह का ज्वालामुखी है उसके अंदर कि बस वो बाहर आए, लेकिन आज के डेट में सुनने के लिए कोई आदमी है ही नहीं। वो अपनी मम्मी को नहीं बोल पाती है, वो अपने पापा को नहीं बोल पाता है, वो अपने दोस्तों को नहीं बोल सकता है, क्योंकि हो सकता है वो मजाक उड़ा दे, हो सकता है वो मजाक उड़ा दे। आज की डेट में कितना सुसाइड होता है हर दिन, लगभग यूएनओ के डाटा के अनुसार हर दिन विश्व में 4 सुसाइड होता है। वो किसके कारण है, वो मानसिक स्वास्थ्य के हानि कारण है। कोई एग्जाम में फेल्यूर है, कोई आर्थिक कंडीशन से फेल्यूर है, कोई समाज के कारण फेल्यूर है, कोई लव के कारण फेल्यूर है, कोई पति पत्नी से फेल्यूर है, कोई अपने बाप के कारण फेल्यूर है। उसके कारण वो एक ऐसा स्टेप लेता है जो उसको लेना नहीं चाहिए। तो दुनिया को मानसिक स्वास्थ्य का महत्व बताने के लिए हर साल मनाया जाता है कब, 10 अक्टूबर को। हर साल मनाया जाता है 10 अक्टूबर को। ये ऐसा प्रॉब्लम है जो इंडिया में बहुत ज्यादा आपको समझाया नहीं जाता है। बोलता है अरे ये सब कुछ नहीं होता है, मेंटल हेल्थ कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं है, ये सब बस पागलपन है, मन का सोच है, जबकि ऐसा नहीं है सर। बहुत सारे स्टूडेंट को हम देखे अपने लाइफ में जो फेलियर के कारण या ब्रेकअप के कारण क्लास में आता नहीं है, डिप्रेशन में रहता है, एक महीना डिप्रेशन में रहता है। उसको चाहिए कि कोई एक ऐसा इंसान मिले जो उसको समझे,
उसका केवल बात सुने, समझाए नहीं। उसको सब कुछ पता है सर, उसको सब कुछ पता है क्या सही है क्या गलत है, लेकिन फिर भी वो डिप्रेशन में है। तो वो चाहता है कि कम से कम मेरा बात सुने, लेकिन उसका बात सुनने के लिए भी कोई नहीं है। तो इसी सब इंसान वाले व्यक्ति को, सोच वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं, मानसिक स्वास्थ्य उसका ठीक नहीं है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे कब मनाया जाता है? वो 10 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है। 10 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है। आखिरकार इसका थीम क्या था? तो चलिए इसका हम देखते हैं, आखिरकार इसका थीम क्या था। तो ये पहली बार मनाया गया था, पहली बार मनाया गया था, ये 1992 में मनाया गया था। ये पहली बार कब मनाया गया था? 1992 में। और कब मनाया गया था? 10 अक्टूबर को मनाया गया था। और इसका थीम क्या था? इसका थीम क्या था? एक्सेस टू सर्विस, एक्सेस टू सर्विस। अगर हिंदी में बात किया जाए तो सेवाओं तक पहुंच, सेवाओं तक पहुंच, यानी जिसको चाहिए, जिसको हेल्प चाहिए, मेंटल हेल्थ किसी को चाहिए, तो वहां तक सेवा पहुंचा जा सके, वहां तक सेवा पहुंचा जा सके। तो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? वो 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। पहली बार कब मनाया गया था? 1992 में मनाया गया था। इस बार 2025 का थीम क्या था? एक्सेस टू सर्विस। और आपको पता है सर, पहली बार भारत में, पहली बार भारत में, भारत में मेंटल हेल्थ एम्बेसडर, मेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ एम्बेसडर नियुक्त किया गया, मेंटल हेल्थ एम्बेसडर नियुक्त किया गया। आपको पता है किसको नियुक्त किया गया? मेंटल हेल्थ एम्बेसडर, एम्बेसडर नियुक्त किया गया। वो है आपका दीपिका पादुकोण। वो कौन है? आपका दीपिका पादुकोण, पादुकोण। ये 3 दिन 4 दिन पहले किया गया सर। आज तक इस तरह कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं था। तो भारत का पहला मेंटल हेल्थ ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? वो नियुक्त किया गया दीपिका पादुकोण को, वो नियुक्त किया गया दीपिका पादुकोण को। अगर करंट अफेयर से वाकिफ है तो ये सवाल आप देखे होंगे, जेपी नड्डा जो है वो दीपिका पादुकोण के साथ होंगे और वही बता रहे होंगे कि भारत का मेंटल हेल्थ एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? दीपिका पादुकोण को नियुक्त किया गया है। तो ये सवाल बढ़िया से पढ़िए, ये सवाल बढ़िया से पढ़िए कि विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। पहली बार कब मनाया गया था? 1992 में मनाया गया था। थीम क्या था? एसेस टू सर्विस, सेवाओं तक पहुंच। और भारत का पहला मेंटल हेल्थ ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? दिव्या पादुकोण को। तो ये सवाल आने का संभावना ना बहुत ज्यादा है कि भारत की, यानी इससे पहले मेंटल हेल्थ पे भारत सरकार उतना ध्यान नहीं दिया है, पहली बार इस बार ध्यान दिया है। और इसीलिए लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए पहली बार मेंटल हेल्थ ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। किसे? दीपिका पादुकोण को, दीपिका पादुकोण को। तो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? वो है 10 अक्टूबर। तो उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर, तब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। चलिए अब ये पढ़िए, चलिए अब ये पढ़िए, ये सवाल क्या कहता है? सवाल इंपॉर्टेंट है सर, निश्चित तौर पे इंपॉर्टेंट है। हाँ, 2025 का शांति नोबेल पुरस्कार, 2025 का शांति के नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? यानी ये बात कर रहा है पीस का, ये बात कर रहा है पीस का, जो दुनिया में अपने प्रयासों के कारण एक तरह का शांति स्थापित कर पाया है, एक तरह का शांति स्थापित कर पाया है। तो डोनाल्ड ट्रंप काफी जोर शोर से कोशिश कर रहे थे, कई सारे देश ने समर्थन किया था, इजराइल ने, आपका पाकिस्तान ने समर्थन किया था कि डोनाल्ड ट्रंप को शांति नोबेल पुरस्कार मिलना ही चाहिए, लेकिन उनको इस बार मिला नहीं। ठीक है, तो मारिया कोरिना, बिल गेट्स, एलोन मस्क। तो इसका आंसर जो है वो है मारिया कोरिना। इसका जो आंसर है वो कौन है? मारिया कोरिना है। तो इस बार शांति नोबेल पुरस्कार 2025 में किसको मिलेगा? वो है मारिया कोरिना का। और ये कहाँ की है? ये है वेनेजुएला की, ये है वेनेजुएला की है। और वेनेजुएला की जो राजधानी है वो है कराकस। जो राजधानी जो है वेनेजुएला की वो क्या है? कराकस है, कराकस है। हाँ, आखिरकार अब सवाल आता है सर कि मारिया कोरिना को ये जो शांति का नोबेल पुरस्कार है ये क्यों मिला? तो आपको बता देते हैं कि वेनेजुएला की विपक्ष दल की नेता है, ये विपक्ष दल की नेता है। जिस तरह राहुल गांधी जो है वो भारत के विपक्ष दल के नेता है, उसी तरह वेनेजुएला में ये विपक्ष दल का नेता है, विपक्ष दल के नेता है। और वहां पर ये मांग कर, वेनेजुएला ये मांग कर रही है कि निष्पक्ष चुनाव हो। कैसा चुनाव हो? निष्पक्ष, निष्पक्ष चुनाव हो, यानी फेयर, क्योंकि वहां के जो प्रधानमंत्री हमेशा घोटाला करके प्रधानमंत्री बन जाते हैं। तो मारिया कोरिना का था कि वहां क्या हो? निष्पक्ष चुनाव हो, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फेयर इलेक्शन। इंग्लिश में क्या कहते हैं? फेयर इलेक्शन हो। और जनता को
प्रधानमंत्री चुनने का हक मिले, जनता को प्रधानमंत्री चुनने का हक मिले, चुनने का हक मिले, जनता की आवाज को दबाया ना जाए। तो इसी को तो कहते हैं सर दुनिया में शांति लाने का प्रयास करना, कि आपके विरोधी आपकी विचारधारा को चल रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि जो सही है वो जनता तक पहुंचाया जाए, दुनिया तक पहुंचाया जाए। इसीलिए 2025 का शांति नोबेल पुरस्कार जो मिला है वो किसे मिला है? मारिया कोरिना को मिला है। किस देश की थी? वेनेजुएला की थी। और वेनेजुएला की राजधानी क्या है? कराकस। वेनेजुएला की राजधानी क्या है? कराकस। और मारिया कोरिना जो है वर्तमान में विपक्ष दल का नेता है। यानी जिस तरह भारत में जो लोकसभा के विपक्ष दल का जो नेता है वो है राहुल गांधी, उसी तरह वर्तमान में वेनेजुएला के विपक्ष दल का नेता कौन है? मारिया कोरिना। और इन्होंने किसका मांग किया था कि वेनेजुएला में जो है वो निष्पक्ष चुनाव हो, जनता को प्रधानमंत्री चुनने का हक मिले, आपका जो चुनाव होना चाहिए वो जनता तक हक तक आना चाहिए, यानी जनता को चुनाव में भागीदारी का पूरा मौका मिलना चाहिए। तो ये आपका हो गया। और किस देश की थी? वेनेजुएला की थी। किस देश की थी? वेनेजुएला की थी। और एक बात और आपको बता देते हैं सर कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, जलप्रपात झरना कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में झरना कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं वाटरफॉल। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो आपका वेनेजुएला में है, वो आपका वेनेजुएला में है। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है जो वेनेजुएला में है उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है। तो आज का करें नीचे जो कमेंट बॉक्स में तीसरा सवाल आपसे पूछने जा रहे हैं कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात वेनेजुएला में है, उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है। आप गूगल करके ही सही, अगर आपको पता नहीं है तो गूगल करके सही कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दें, कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दें। तो याद रखिए 2025 का शांति नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया? मारिया कोरिना को। और आपको पता है सर कि भारत में अभी तक 2 व्यक्ति को शांति नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, भारत में अभी तक 2 व्यक्ति को शांति नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। इसको यहाँ पर घेर देते हैं, 2 व्यक्ति को। इससे पहले सर साहित्य का था, तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो इकलौता व्यक्ति को मिला है उसका नाम क्या है? वो है रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 में। अब सवाल आता है कि 25 में तो मारिया कोरिना को मिला है, तो अभी तक कितने ऐसे भारतीय हैं जिनको शांति नोबेल पुरस्कार मिला है? तो चलिए हम देखते हैं। मदर टेरेसा, मदर टेरेसा, इनको मिला है 1979 में, इनको मिला है 1979 में शांति नोबेल पुरस्कार। वहीं दूसरा मिला है कैलाश सत्यार्थी को, कैलाश सत्यार्थी को। ये जो मिला है ये मिला है 2014 में, 2014 में। यानी आप कह सकते हैं कि 2 ऐसे भारतीय हैं, 2 ऐसे भारतीय हैं जिनको अभी तक शांति नोबेल पुरस्कार मिल चुका था और अच्छा समय भी हो गया सर। मदर टेरेसा को मिला था 1979 में और कैलाश सत्यार्थी को मिला था 2014 में। और 2025 का किसको मिला है? मारिया कोरिना, मारिया कोरिना को। किस देश की थी? वेनेजुएला की थी। तो उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। जल्दी से सवाल देख लीजिए, जल्दी से ये सवाल देख लीजिए, वीवीआई सवाल है, जल्दी से ये सवाल देख लीजिए। तो उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर। हाँ, एनसीबीआरबी, एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? एनसीबीआरबी के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? तो देखिए सर पहले एनसीआरबी का पूरा नाम जान लेते हैं, पहले एनसीआरबी का पूरा नाम जान लेते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एक ऐसा संगठन है भारत का जो ये तय करता है या ये बताता है कि किस शहर में क्राइम कितना है, किस शहर में क्राइम कितना है। और यही एक रिपोर्ट जारी किया 2025 में कि रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन है। इसका जो आंसर है वो है कलकत्ता, इसका जो आंसर है वो है कलकत्ता। ऑप्शन में लखनऊ है, पुणे है, कलकत्ता है और मुंबई है। तो एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? वो है आपका कलकत्ता। और दूसरा शहर का अगर बात करें कि दूसरा नंबर पे कौन है, तो सेकंड नंबर पे पुणे, सेकंड नंबर में क्या है? पुणे, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। और आपको पता है अंतिम स्थान पे कौन है, यानी सबसे असुरक्षित शहर कौन सा? आपके मन में क्या आ रहा है सोचिए, आपके मन में, हमको पता है आपके मन में क्या आ रहा होगा। दिल्ली सबसे पहला नाम आ रहा होगा, दिल्ली आ रहा होगा, या यूपी का कोई शहर आ रहा होगा, या बिहार भी आ सकता है। बिहार भी असुरक्षित निश्चित तौर पे बहुत असुरक्षित है। लेकिन इसमें जो अंतिम स्थान है वो थोड़ा सा ताज्जुब करने वाली बात है। जो अंतिम स्थान है वो है कोच्चि, और कोच्चि जो पड़ता है वो पड़ता है केरल में। यानी भारत का सबसे साक्षर राज्य में सबसे ज्यादा क्राइम होता है। तो अब सवाल आता है कि शिक्षा जो है केवल डिग्री का मात्र है, कि भैया आपके पास डिग्री है लेकिन वो आपके व्यवहार में, आपके नेचर में दिख नहीं रहा है। यानी पढ़ तो लिए हैं, मैट्रिक पास कर दिए, ग्रेजुएशन पास कर दिए, आप इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, लेकिन आपके नेचर में, आपका कैरेक्टर में वो नजर नहीं आता है।
अब कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी कर देते हैं बिना कुछ समझे। तो उससे अच्छा तो बिहार के अनपढ़ लोग हैं जो समझदार हैं, कहीं इतना तो जानते हैं क्या सही है क्या गलत है। तो आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहला स्थान जो है वो आपका कलकत्ता का है। सबसे पहला जो स्थान है वो कलकत्ता का संरक्षित में बोला जाए। दूसरा स्थान किसका है? पुणे। वहीं अंतिम जो है वो आपका कोची जो है वो आपके केरल राज्य में स्थित है। तो इस तरह आपका करंट अफेयर आज समाप्त हुआ। और आज जान के आपको बहुत खुशखबरी होगी कि कॉमनवेल्थ गेम, जो आपको पता है कॉमनवेल्थ एक संगठन का नाम है जो 1949 में गठित हुआ था, वो आपस में एक खेल खेलते हैं जिसका नाम है कॉमनवेल्थ गेम। और आपको पता होना चाहिए 2030 का जो कॉमनवेल्थ गेम होगा वो आपका अहमदाबाद शहर में होगा। ये आज घोषित किया गया है, 16 अक्टूबर को घोषित किया गया है। तो ये भारत के खेल के दृष्टिकोण से ये पूरे भारत की खुशखबरी है कि जो कॉमनवेल्थ गेम होगा, जो एक सम्मानित गेम माना जाता है पूरे दुनिया भर में, उसका जो आयोजन होगा 2030 में कहाँ होगा? वो होगा भारत के अहमदाबाद शहर में। तो ये आज का लेटेस्ट करंट अफेयर है, ताकि आज का करंट अफेयर आप जान पाए। तो आज का करंट अफेयर क्लास कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में आप जवाब दें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो आई सी वहीं समाप्ति, धन्यवाद।